सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आखिरी वाली वीडियो में हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो है 5 आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए थे। 36 से लेकर 40 तक जो हमने चर्चा कर ली थी। आज वाली वीडियो में हम 41 से लेकर 45 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस है और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं परीक्षाओं में, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की। आर्टिकल नंबर 41 में कौन सी बातें जो है रखी गई हैं और सरकार से कह लीजिए राज्य से अपेक्षा की गई है कि जब वो सत्ता में आएंगे लोग तो इसको लागू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है काम पाने एवं शिक्षा पाने के अधिकार को संरक्षित करेंगे। ठीक है, शिक्षा पाने के अधिकार को संरक्षित करेंगे। को संरक्षित किया जाएगा करना मतलब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य से अपेक्षा की जाएगी कि वह नागरिकों के लिए जो है काम पाने के अधिकार को, शिक्षा पाने के अधिकार को जो है संरक्षित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 41 से ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत काम पाने का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 41 के तहत जो है काम पाने का अधिकार है। इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई शिक्षा पाने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो यहाँ पे देखिए दो बातें हैं। आर्टिकल नंबर 21A में जो शिक्षा का अधिकार है वह 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, या कह दीजिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन एज है जैसे हायर एजुकेशन है, 12th है, उसका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वह जो है शिक्षा पाने का अधिकार जो है 41 के तहत है। ठीक है, क्या शिक्षा पाने के अधिकार को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। अगर 14 वर्ष के नीचे वाला मामला है तो चुनौती दी जा सकती है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उसके ऊपर के अध्ययन के लिए जो है अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ये वाला अधिकार है सुरक्षित करने वाला ये वाला अधिकार ये 41 के तहत है। 41 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, और ये वाला जो सेक्शन है उसे न्यायालय में हम अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी पीएससी वाले सब लोग, तो ध्यान रखना कि भाई काम पाने और शिक्षा पाने के अधिकार को सुरक्षित करना यह जो है पहला उद्देश्य है आर्टिकल नंबर 41 के तहत। इसके बाद कुछ और भी उद्देश्य हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है? अगर बेकारी है, बुढ़ापा है, ठीक है, बेकारी का मतलब होता है बेकार वाला, मतलब कोई काम धाम नहीं है। ठीक है, बिना पैसे का काम करा रहे हैं लोग, तो उस ऐसे वाले काम को जो है बेकारी कहते हैं। बुढ़ापा है, ठीक है, या फिर निरुशक्तता है। निरुशक्तता का मतलब डिजेबिलिटीज़ है, मतलब फिजिकली आप डिजेबल हो, या जिसे आजकल एक नया टर्म दिया गया है दिव्यांगजन। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो लोक सहायता पाने का अधिकार है। कौन सा? लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना होगा सरकार को। लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा कौन करेगा? राज्य करेगा अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, बेकारी, बुढ़ापा, निरुशक्तता इत्यादि के अंतर्गत आते हैं, तो आपको लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ऐसा जो है सरकार प्रोविजंस करेगी। प्रोविजंस हैं भी। बेकारी नहीं किया करवा सकते आज के टाइम में, बलात्संग नहीं किया जा सकता कि घर पे बुलाया, काम कराया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, बुढ़ापे में भी आपकी जो है सरकार केयर करती है। जैसे आज के टाइम में बहुत दुनिया भर की स्कीम्स है कि 60 साल के बाद ये, 70 साल के बाद ये फ्री, 60 साल अगर हो गया तो आपको जो है पेंशन मिलेगी, इस योजना के तहत ये लाभ मिलेगा। तो दुनिया भर की चीज़ें जो है। और निरुशक्तता की दशाओं में तो बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं। अगर आप फिजिकली डिजेबल हैं, अगर हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, हाथ पैर आँख कान नाक, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें जो है इस आर्टिकल में समझाई गई हैं।
इससे कई सारे प्रश्न घुमा फिरा के उल्टे सीधे करके पूछे जाते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। सारी बातें आपके सामने हैं। आर्टिकल नंबर 42 की बात करते हैं। 42 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 42 में दो बातें इसमें भी रखी गई हैं। इसमें रखी गई भाई, काम की न्याय संगत दशा हो, काम की न्याय संगत और या एवं मनोचित दशाओं का प्रबंध किया जाए। दशा का प्रबंध करेगी कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं काम पे लगाया जा रहा है तो वहाँ पे कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब एक फिक्स वर्किंग आवर्स होना चाहिए, लंच का टाइम होना चाहिए, पानी वगैरह आदि होना चाहिए। मतलब मानवीय जो है गुणों को ध्यान में रख के जो है आपसे काम लिया जाएगा। ऐसा नहीं जैसे पहले ज़माने में होता था कि रेलगाड़ी बिछानी है तो लगा दो मजदूर और एक आदमी दो आदमी रख लो, सोटा लेके पीटता रहे उनके पीठ पे, चलो रे काम करो। महिला है तो उसका भी कोई वो नहीं, उसको भी पीट कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा। काम की जो है न्याय संगत और मनोचित दशा का प्रबंध किया जाएगा। और है भी आज के टाइम मैक्सिमम जितने भी उद्योग हैं, आप देखिए हर उद्योग में सब कुछ व्यवस्थित करके जो है चलता है। चाहे प्राइवेट सेक्टर देखिए, सरकारी सेक्टर देखिए, आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से काम लिया जाता है। हो सकता है वर्किंग आवर ऊपर नीचे हो जाए, ओवर टाइम करना पड़े, वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो, बॉस से एम्प्लॉय के तू मैं हो जाए, बट जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटर होता है, ठीक है। यह जो है सरकार प्रबंध करेगी। दूसरा इसमें प्रोविजन है प्रसूति सुविधा का बंद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रसूति सुविधा किसके लिए? महिलाओं के लिए। जो महिलाएं अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेगनेंसी, देखिए 9 महीने का ओवरऑल टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी आके चलो काम करो, 9वां महीना चल रहा है तुम्हारा लेकिन आके तुम काम करो, ठीक है। या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई, अगले दिन से फिर काम पे आ जाओ, ऐसा नहीं है। यह मानवीय जो है गुणों से अलग की बात हो गई। मानव ऐसी जो है हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना जो है एक तरीके से अपराध की श्रेणी में देखा जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए भारत सरकार ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइयों के लिए, अगर वो फीमेल है और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो उन्हें 26 जो है हफ्ते का पेड लीव दिया जाता है। पेड लीव मतलब 27 वीक्स पेड लीव। 27 वीक्स को मतलब हो गया आधा साल, 6 महीना, ठीक है, क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं। 26 मतलब आधा हो गया, आधा मतलब 6 महीना मतलब आधा साल। इस प्रकार जो है क्या कहते हैं प्रोविजंस किए जाते हैं। बाकी दुनिया भर के जो है और भी चीज़ें हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल कराते हैं तो वहाँ कुछ अच्छा इलाज होगा, कुछ आपको पैसे मिलेंगे, कुछ जो टेस्ट है आपके फ्री हो जाएंगे। दुनिया भर की चीज़ें जो है सरकार जो है करेगी नागरिकों के लिए। बहुत सारे प्रोविजंस बने भी हैं, ठीक है। अब देखिए जो 26 वीक छुट्टी मिलती है पेड लीव, इसमें क्या है कि महिलाएं थोड़ा सा उटपटांग करती हैं। लड़कियां जो होती हैं प्रेग्नेंट होगी तो सोचती हैं कि 8वें महीने तक काम कर लें, जिसे डिलीवरी के बाद जो है 5-6 महीने तक छुट्टी रहे, ठीक है। तो वो उनका अपना फंड है, जैसा हिसाब बेट लगे वैसा करे। बट जो है राज्य जो है ऐसा करने के लिए निर्देशित किया जाता है भाग 4 में वर्णित निर्देशक तत्वों के माध्यम से, ठीक है। यह जो है न्यायोचित नहीं है, मतलब इससे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बट सरकार जो है इन प्रोविजनों को अपनी नीतियाँ बनाती है तो रखती है, ठीक है। तो ये 42 हो गया। अब बात करते हैं, जिसको मिटाते हैं, 43 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, ऐसे कौन कौन से निर्देश हैं जिसे राज्य को मानने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो 43 देखते हैं। 43 इसमें कहा गया है कि जितने भी कामगार हैं, वर्किंग मैन हैं, जितने भी कामगार का मतलब वर्किंग मैन या वुमेन मान लो, दोनों आ जाते हैं। वर्किंग पर्सन लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी वर्किंग पर्सन हैं, एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, सेमी सरकारी में, या फिर ये जो एक होता असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं, उन्हें उनके लिए जो है प्रोविजंस करना है। क्या करना है कि भैया
निर्वाह मजदूरी हो। पहला क्या हो? निर्वाह मजदूरी हो, मतलब मिनिमम वेजेस होने चाहिए। मिनिमम वेजेस मतलब इसके नीचे आप जो है उसको पेमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में अगर देखा है तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक मिनिमम वेजेस है कि टेक्निकल आदमी को इतना मिलेगा, नॉन टेक्निकल को इतना मिलेगा, सेमी टेक्निकल को इतना मिलेगा। ये 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। सुरक्षा कर्मचारियों को इतना पैसा मिलेगा, सफाई कर्मचारियों को इतना मिलेगा। यह एक न्यूनतम मजदूरी दर जो है रखी गई है। उत्तर प्रदेश का अपना है, मध्य प्रदेश का अपना है, महाराष्ट्र का अपना है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में बात की दिल्ली का रेट है। दिल्ली का जो मिनिमम वेजेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम जो है निर्वाह मजदूरी जो है आप देंगे। शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर मतलब बढ़िया जो है क्या कहते हैं उनका जीवन स्तर। ठीक है, यह आप सुनिश्चित करेंगे, राज्य जो है सुनिश्चित करेगा। ऐसा कौन आदेश दे रहा है? निदेशक तत्व। राज्य को ऐसा करना पड़ेगा, अनिवार्य तो नहीं किया गया है बट राज्य ऐसा करता है। जैसे निर्वाह मजदूरी केस में कर रखा है, शिष्ट जीवन स्तर के केस में कुछ न कुछ तो किया ही है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये 3 जो है काम जो है आर्टिकल 43 के तहत जो है राज्य करेगा। निर्वाह मजदूरी प्रोवाइड कराएगा, उनका अच्छा जीवन रहेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उन्हें सारे उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, किसको? कामगारों को, मतलब जो वर्किंग पर्सन है, एम्प्लॉयड है कहीं पे, उसके लिए जो है व्यवस्था कर रखा है। तो आर्टिकल नंबर जो 42 है, 42 यह जो है कामगारों से संबंधित है। इसमें ये सब बातें हैं, रख लीजिए कि भाई कामगारों के शिष्ट जीवन स्तर की बात जो है कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वह की गई है आर्टिकल नंबर 43 में। ठीक है, कामगारों की निर्वाह मजदूरी की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो वह की गई है आर्टिकल नंबर 43 के तहत। ये सारे क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे घुमा घुमा के पूछता है, कई बार पूछा गया है हर जो है स्टेट पीएससी ने जो है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि भाई हर बार जो नहीं दे सकता तो बदल ही रहे, वही फिक्स है आर्टिकल 36 लेके 51 तक। कितना क्वेश्चन पूछेगा? इन्हीं में से घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके पूछते हैं, तो आप सारी बातों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगला देखते हैं 43A। 43A जो है आर्टिकल, यह मूल संविधान में नहीं था। यह मूल संविधान में जो है नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। इसे ऐड किया गया है 1976 में, वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 वाला अमेंडमेंट, इसके तहत जो है इसको ऐड किया गया है भारतीय संविधान में। इसमें क्या कहा गया इसको समझते हैं। इसमें कहा गया असल में जो कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उद्योग उसका प्रबंधन अगर हो रहा है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट वाला काम हो रहा है कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये इकाई होगी, इसमें प्रोडक्शन ऐसे होगा, उसमें जो है कामगारों को, मजदूरों को भी जो है सम्मिलित करो उसमें, उनसे भी उनकी राय ली जाए। ज़्यादातर क्या है, बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कर लेते हैं और उसके हिसाब से एम्प्लॉयड हायर करके काम करना शुरू कर देते हैं। बट निदेशक तत्व तो सरकार को ये कह रहे हैं, राज्य को ये कह रहे हैं कि भाई जो भी उद्योग होगा उसमें जो है उसका जो प्रबंधन होगा उद्योग का, उसमें कामगारों का, या जो मजदूर होंगे या फिर लेबर होंगे या फिर एम्प्लॉयड होंगे, उनको भी जो है सम्मिलित करो, उनकी भी राय जो है रखो। तो उनका जो है उसमें जो है उसकी एंट्री के लिए बात कही जा रही है। ठीक है, मतलब उद्योग प्रबंधन में भाग लेने की बात कही जा रही है। यह जो है आर्टिकल नंबर 43A है। इसे जो है मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, जैसे मैंने बताया 42 वाला अमेंडमेंट के तहत 1976 में। इसी तरह 1900 जो है क्या कहते हैं, 1976 कह रहा हूँ, 43B भी है। यह भी जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया है। ये जोड़ा कब गया है? ये जोड़ा गया है 2011 में, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय जोड़ा गया है। इसमें ये बात कही गई है कि भाई अगर ग्रामीण स्तर पे कोई कुटीर उद्योग है, ग्रामीण स्तर पे
कोई कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं, घरों में बैठ के किए जाते हैं, जैसे बीड़ी बनाना, बीड़ी बना रहे हैं, कुटीर उद्योग है। छोटे छोटे पैकेट, जैसे मान लीजिए मिर्च के पैकेट हैं, छोटे छोटे पैकेट्स करके उनको मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, लोकल मार्केट्स में, ये सब कुटीर उद्योग के तहत अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रामीण स्तर के कुटीर उद्योग हैं, इसको जो है प्राइवेट के तौर पे या फिर सरकारी के तौर पे, सरकारी ऐसे लिखा जाता है, सरकारी तौर पे प्रोत्साहन देना, इसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो भी हमारे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको जो है प्रोत्साहित करना, प्राइवेट रूप में या फिर सरकारी योजना के तहत जो इसे प्रोत्साहित करना, जितने भी कुटीर उद्योग है। तो ये दो बातें जो है, ये वाला जो है 43B 2011 में जो है जोड़ा गया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है, और 97 नंबर का अमेंडमेंट था। ठीक है, तो इससे भी देखिए, ये जो दो आर्टिकल हैं 43A 43B, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछा गया है, घुमा फिरा के वो देखते हैं। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा गया है कि भाई उद्योग प्रबंधन में जो हमारी लेबर क्लास है, उनकी भागीदारी वाला मामला कौन से आर्टिकल में है, तो वह है 43A। इसको कब जोड़ा गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 43B की बात करते हैं कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 43B। ये मूल अधिकार है या फिर निदेशक तत्वों के तहत है, तो निदेशक तत्वों के तहत है। इसे कब जोड़ा गया है, 2011 में। कौन से नंबर के संविधान संशोधन के तहत, 97 नंबर के संविधान के तहत, संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चनों को घुमा फिरा के भाई साहब लोग पूछते हैं और लोगों को चक्रों में डालते हैं। तो हमें एकदम क्लियर रहना है, कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर रखना है कि भाई कुटीर उद्योग कहाँ है, 43B में, प्रबंधन कहाँ है, 43A में, ये सब निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर, ये सब कहाँ है, 43 आर्टिकल में। एक बार रट्टा मारेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, दीवारों पे लेके चिपका लीजिए, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, समझते हैं 42 to 44 और 45 इंपॉर्टेंट है। 44 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, UCC नाम सुना ही होगा, मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 44 की, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल नंबर 44 UCC का प्रोविजन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, वैसे समान नागरिक संहिता किसी भी सरकार का हिम्मत नहीं होता कि इसको जो है देश में लागू किया जाए। अब ये समान नागरिक संहिता है क्या, समान नागरिक संहिता ये है कि भारत क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं सबके लिए जो है कॉमन सिविल कोड हो। कॉमन सिविल कोड का मतलब, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास राइट्स है कि मैं एक पत्नी रख सकता हूँ, तो सबके पास यही राइट्स होने चाहिए। अब आप लोग सुन रहे होंगे कि यार सबके पास एक ही तो होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू जी जो हमारे बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो है भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लगभग बना दी थी, लेकिन मुसलमानों को जो इसे हट के रख दिया, बोला अब ये तैयार नहीं है। अब किस लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि क्या कारण से तैयारी नहीं थी उनको जो है उनके इस्लामिक नियमों के तहत जीने के लिए छोड़ दिया गया। और ये निदेशक तत्वों में चीज़ें डाल दी गई कि भविष्य में जब भी भारत सक्षम होगा तो अपने नागरिकों के लिए UCC लेके आएगा। ठीक है, तो यही होता है UCC कि सब के लिए बराबर कानून, सब के लिए पूरे देश में एक पाठ्यक्रम रहेगा। अगर चेन्नई का बच्चा जो पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, वही जो है दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा पढ़ेगा। जो ज़मीन मतलब जो प्रॉपर्टी होती है फैमिलीज़ में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए वही नियम होने चाहिए, वही क्रिश्चियन के लिए भी वही नियम होने चाहिए। बच्चा अगर अडॉप्ट कर रहे हो, जो पॉलिसी आपके लिए है वही पॉलिसी सबके लिए है। तो इस प्रकार के जो मानव जीवन से संबंधित नियम कानून हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ऐसा हमारा ही मानना है, ऐसा लगभग हर किसी का मानना है। बट इस कानून को लाने के लिए सरकारों के अंदर एकदम जिगरा होना चाहिए। भारत में जितनी भी सरकारें हैं, सिवाय एक दो पार्टियों को छोड़ के, सारी सरकारें क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, खासतौर से मुस्लिम तुष्टीकरण।
इस मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कोई भी इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो कभी हुआ करती थी इस टॉपिक को छूना नहीं चाहती, क्योंकि इससे जो है उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है खिसक जाएगा, और उनके पास आज के टाइम में यही वोट बैंक बचा ही है, मुस्लिम वोट बैंक। तो इसको जो है छेड़ना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज के टाइम में भारत में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो एक न एक दिन इस टॉपिक को भी छेड़ा जाएगा। भारत के उत्थान के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की बेहतरी के लिए यूसीसी का होना परम आवश्यक है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की मेजॉरिटी ये कह रही है भैया हमें यूसीसी दे दो। क्यों? क्योंकि अपना धार्मिक जो है कानून मानने के चक्कर में भारत ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए। अब आप सोचिए, आप एक विवाह कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उनको जो है 4 विवाह करने का अधिकार दे दिया गया है। जहाँ तक मुसलमानों में भी एक ही विवाह होता है, लेकिन उनका राइट्स तो है। अब 4 बीवी और 40 बच्चे कॉन्सेप्ट रखेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब चूँकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर भैया संसाधन तो लिमिटेड है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी यूसीसी का होना परम आवश्यक है। तो इसलिए भी जो है ना भारत में जो है, संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिए जो है यूसीसी का प्रबंध होना चाहिए। समान नागरिक संहिता इसे कहते हैं हिंदी में, समान नागरिक संहिता। अभी फिलहाल मोदी साहब जो हैं भारत के प्रधानमंत्री वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट पे काम कर रहे हैं। 2 अप्रैल का दिन में जो है वो पास भी हो चुका है रात को, ठीक है। अगला उनका स्टेप जो होगा आई थिंक यही होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 44 के तहत जो है यूसीसी की बात की गई, समान नागरिक संहिता। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे प्रश्न पूछा है कि समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की, आखिरी आर्टिकल इस वीडियो का, ठीक है। इसमें देखिए शुरू में बातें कुछ और रखी गई थी, बच्चों संबंधित आर्टिकल है, बाद में सब्स्टिट्यूट करके कुछ और बातें रख दी गई, और जो पहले बात थी उसे जो है फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया। तो पहले बात ये दिखी थी कि सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु, जो सभी बच्चे हैं भारत में जो जन्म ले रहे हैं, उनको 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य जो है शिक्षा प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार होगा। यह आर्टिकल नंबर 45 में जब संविधान बना था तब रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ों को समझा गया, और इसे जो है 2002 में इस पूरी बात को आर्टिकल नंबर 45 से मिटा दिया गया, ठीक। संविधान से नहीं मिटाया गया, आर्टिकल नंबर 45 से मिटा दिया गया। मिटा के जो है इसे जो है इंसर्ट कर दिया गया 21A में, इंसर्ट कर दिया गया 21A में, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। यह पूरी बात जो है 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना इत्यादि 21A के तहत रख दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ निर्देशक तत्वों में निहित थी उसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो भैया 86वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की थी, ठीक है। राष्ट्रपति कौन था? तो बता दीजिएगा राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है। तो ये जो है बड़ा काम हुआ है कि कोई चीज़ जो यहाँ पे थी निर्देशक तत्वों में निहित थी उसे समझा गया, बूझा गया, उसे उठा के जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। अब वह जो है बच्चों का मूल अधिकार है। चूँकि बच्चे 14 साल के बच्चे, मूल अधिकार उन्हें क्या पता, तो ये इसके साथ साथ जो है संरक्षक जो होता है, पिता माता या फिर चाचा चाची जो भी होते हैं बालक के, उनके लिए भी जिम्मेदारी दे दी गई। आपका ये मौलिक कर्तव्य होगा
कि अपने बच्चों को जो है 14 वर्ष की आयु पूरी जब तक नहीं हो रही है उन्हें कम से कम अनिवार्य शिक्षा दिलाने में जो है मदद करिए। 2002 में ही अटल जी ने बड़ा जो है कैंपेन चलाया था, स्कूल चले हम। जो बच्चे 90s के टाइम पैदा हुए होंगे में से आपके बड़े भाई या फिर बड़ी बहन होंगी जो 90s के टाइम पैदा हुए होंगे, उनसे पूछिए 2002 के टाइम में ये बहुत ही लंबा कैंपेन चलता था, स्कूल चले हम अभियान, स्कूल चले अभियान, ये इसी के तहत बनाया गया था। अब चूंकि जो बात आर्टिकल 45 में थी उसे मिटा के 21 में रखा गया है, तो यहाँ पे क्या है, तो जो मिटाया गया था यहाँ पे दूसरी बात रखी गई, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सब्स्टिट्यूट किया गया, किसके तहत किया गया कि भाई अब जो है जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, मतलब 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनके भरण पोषण पे ध्यान देने के लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था रहेगी उसकी देख रेख और शिक्षा के लिए काम जो है कार्य करेगी। कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, यह जो है निदेशक तत्वों में डाल दिया गया। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉपर रूप से जो है कुपोषण इत्यादि ना हो जाए, प्रॉपर उन्हें प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये इंश्योर करना, ये जो है 45 में डाल दिया गया है। तो ये थोड़ा जो है हमारा 41 से लेकर 45 तक के आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सबके आंसर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वाले सेक्शन में, उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 46 से लेकर 51 तक। इसके साथ ही हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो सभी को नमस्ते।